हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू क्लासिकल एज के बारे में। न्यू क्लासिकल एज जो कि 1660 से 1798 तक चला था। न्यू क्लासिकल एज 1660 से 1798 तक था, जिसका पहला भाग था रेस्टोरेशन एज। इस एज को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जो कि 1660 से 1700 तक चला था। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है द ऑगस्टन एज के बारे में। ऑगस्टन एज है जिसे जाना जाता है द एज ऑफ अलेक्जेंडर पॉप। इसे एज ऑफ अलेक्जेंडर पॉप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस एज के पॉप जो है एक मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर थे, एक सैटारिस्ट थे। वीडियो को आगे बढ़ाया जाए तो मैं चाहूँगा कि जो किंग ऑफ इंग्लैंड हैं, जैसे कि इंग्लैंड की गद्दी पर शासन किस किसने किया है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से तो नहीं, इन ब्रीफ डिस्कस कर लिया जाए। जैसे कि सबसे पहले आपका आता है रेनेसा, जिसमें कि जो क्वीन एलिजाबेथ थी, ये जो इंग्लैंड की महारानी थी, ये बनी थी 1558 से, ये रही थी 1603 तक। जब क्वीन एलिजाबेथ ने इंग्लैंड में 1558 से 1603 तक शासन किया था, इसके लिए जाना जाता है एलिजाबेथन एज के नाम से। फिर आते हैं जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट ने इंग्लैंड में 1603 से और 1625 तक शासन किया था। जेम्स ने शासन जब किया था तो उस एज को जाना जाता है जैकोबिन एज, क्योंकि जेम्स फर्स्ट का लैटिन नाम था जैकोबस, उसी के नाम पे पड़ गया था जैकोबिन एज। उसके बाद आते हैं चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट ने इंग्लैंड में शासन किया था 1625 से 1649 तक। इस एज को जाना जाता है कैरोलाइन एज। इसका नाम कैरोलाइन एज क्यों पड़ा? क्योंकि जेम्स फर्स्ट जो था, इसका लैटिन नाम था कैरोलस, इसी के नाम पे पड़ गया कैरोलाइन। वैसे अगर आपको ध्यान नहीं रहता है ये, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, जैसे क्वीन एलिजाबेथ, तो एलिजाबेथ के नाम से ये तो हो गया इसका एलिजाबेथन एज। सेकंड है जेम्स फर्स्ट, तो जे से जे फॉर जैकोबिन, और सी से सी फॉर कैरोलाइन। इस तरह से इसे याद किया जा सकता है। ये थ्री जो एज थे, ये कह सकते हैं एक कॉल था एलिजाबेथन एज, जैकोबिन एज और कैरोलाइन एज। जो कि एलिजाबेथन एज ने शासन किया था 1558 से 1603 तक, फिर 1603 से 25 तक, 1625 से 1649 तक। फिर इसके बाद क्या हुआ था? नो किंग रीग्ड बिटवीन द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट इन 1649 एंड द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड 1660। कहने का मतलब ये, नो किंग, ऐसा कोई राजा नहीं था। रीग्ड बिटवीन द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट इन 1949 एंड द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड 1660। ऐसा कोई मतलब इंग्लैंड में 1649 से लेकर और 1660 के बीच में किसी भी राजा ने शासन नहीं किया था। जैसा कि जो चार्ल्स फर्स्ट था, इससे पहले ये इंग्लैंड में इसने शासन किया था 1625 से 1649 तक शासन किया था, जिसे जाना जाता है कैरोलिन एज के नाम से। इसके बाद में 1649 से लेकर जब तक कि चार्ल्स सेकेंड नहीं आ गया था 1660 में, तब तक किसी राजा ने इंग्लैंड में शासन नहीं किया था। तो हुआ क्या था? बिटवीन 1649 एंड 1653, 1649 से 1653 तक देयर वाज नो सिंगल इंग्लिश हेड ऑफ स्टेट एज इंग्लिश वाज रूल्ड बाय रंप पार्लियामेंट। क्या हुआ था कि 1649 से 1653 तक इंग्लैंड में कोई भी हेड ऑफ स्टेट नहीं था, या कह सकते हैं इंग्लैंड में कोई भी राजा नहीं था जो इंग्लैंड पे राज करता, या 1649 से 1653 तक किसी राजा ने इंग्लैंड में शासन नहीं किया। और शासन किसके द्वारा किया गया था? जो राजकाल चला था वो चला था रंप पार्लियामेंट के द्वारा। रंप पार्लियामेंट क्या होती है? इंग्लिश पार्लियामेंट होती है, जिसमें कुछ इंग्लिश कह सकते हैं एमपी वगैरह होते हैं। ये केवल 3 साल तक चली थी रंप पार्लियामेंट, और इट वाज एन इंग्लिश पार्लियामेंट, जो कि थी इंग्लिश पार्लियामेंट। तो कह सकते हैं 1649 से 1653 तक 3-4 साल के लिए रंप पार्लियामेंट ने इंग्लैंड में शासन किया था। उस दौरान कोई भी राजा नहीं था जिसने कि शासन किया हो। इससे पहले कौन था? जेम्स फर्स्ट। फिर क्या हुआ? 1653 में
जब 1653 आई थी तो ओलिवर क्रॉमवेल, ये नाम सुना होगा आपने, ओलिवर क्रॉमवेल ने टुक कंट्रोल ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम पार्लियामेंट, जो रंप पार्लियामेंट थी ये वाली, इसके हाथों से इसने वापस ले लिया शासन के लिए। किसने? ओलिवर क्रॉमवेल ने। ओलिवर क्रॉमवेल ने इंग्लैंड पर शासन शुरू कर दिया, ये कह सकते हैं 1653 में। ही डिसॉल्व्ड द रंप पार्लियामेंट, और जो रंप पार्लियामेंट है उस ओलिवर क्रॉमवेल ने इसे हटा दिया। एंड इंग्लैंड एंटर्ड अ पीरियड नॉन एज प्रोटेक्टर्स, मतलब होता है प्रोटेक्ट, रक्षा करना, तो ये जाएगा प्रोटेक्टोरेट। तो क्या हुआ, जब ओलिवर क्रॉमवेल ने 1653 में रंप पार्लियामेंट को हटा दिया, तब इंग्लैंड ने जो है एक और खुद शासन किया। तो ऐसे पीरियड को जानते हैं प्रोटेक्टोरेट नाम से। और जो ओलिवर क्रॉमवेल था इसे लोग जानते थे लॉर्ड प्रोटेक्टर, मतलब जो ओलिवर क्रॉमवेल था इसे जानते थे लोग लॉर्ड प्रोटेक्टर के नाम से, और इस काल को जानते हैं उस समय के लिए प्रोटेक्टोरेट नाम से। उसके बाद इट वाज द राइट, ये एक अधिकार था किसका? द प्रोटेक्टर का। उस समय जो प्रोटेक्टर होता था, जैसे कि उसमें कौन था? ये था ओलिवर क्रॉमवेल। तो ये उस समय एक प्रोटेक्टर का एक अधिकार था टू चूज हिज हेयर मतलब उत्तराधिकारी को, कि वह अपने उत्तराधिकारी को चुने। मतलब जो कोई प्रोटेक्टर होता था या शासक होता था तो उसे अधिकार था कि वह अपना उत्तराधिकारी चुन सकता है। इसलिए क्रॉमवेल ने जो है अपने बड़े पुत्र रिचार्ड क्रॉमवेल को चुना, या कह सकते हैं इसलिए ओलिवर क्रॉमवेल ने अपने पुत्र रिचार्ड क्रॉमवेल को गद्दी का शासक चुना। रिचार्ड क्रॉमवेल जो था उससे कोई अनुभव तो था नहीं, किसका? आर्मी का, और ना ही उससे मतलब रूलिंग शासन कैसे करते हैं इसका अनुभव था। रिचार्ड क्रॉमवेल को कोई अनुभव नहीं था, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसे अनुभव नहीं था आर्मी का, उसे रूलिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इस चक्कर में क्या हुआ था कि वहाँ की जनता थी उसने इसे पसंद नहीं किया, और वहाँ की जनता ने जब इसे पसंद नहीं किया तो बहुत ही जल्दी इसके लिए गद्दी से हटा दिया गया। सो ही वाज रिमूव्ड, इसलिए उसे हटा दिया गया। कहाँ से? बाय द इंग्लिश कमेटी ऑफ सेफ्टी, ये कमेटी है इंग्लिश कमेटी ऑफ सेफ्टी, इसके द्वारा उसे हटा दिया गया था। और किसकी लीडरशिप में? उसमें लीडरशिप किसकी थी? चार्ल्स फ्लीटवुड के नाम से। मतलब एक व्यक्ति था या इंग्लिशमैन था एक, चार्ल्स फ्लीटवुड, इसकी लीडरशिप में, वैसे कोई शासक नहीं था ये कह सकते हैं मुखिया था उनका, इसकी लीडरशिप में जो इंग्लिश कमेटी ऑफ सेफ्टी है इसके द्वारा इसे हटा दिया गया। तो कह सकते हैं 1659 में इसे हटा दिया गया था। और 1649 से 1660 तक का जो काल है उसे जाना जाता है कॉमनवेल्थ पीरियड। 1649 से 1660 इसके लिए क्या जानते हैं? कॉमनवेल्थ पीरियड या प्यूरिटन इंटरेग्नम, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। आफ्टर द मोनार्की वाज रिस्टोर्ड, इससे पहले जो मोनार्की यानी शासक या शासन था उसे रिस्टोर किया गया इंग्लैंड में। केम अंडर द रूल ऑफ चार्ल्स सेकेंड, जब चार्ल्स सेकेंड आया 1660 में तो उसने सिंहासन पर बैठा, या 1660 में चार्ल्स सेकेंड इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा। और जब वह गद्दी पर बैठा था तो उसी एज को जानते हैं रेस्टोरेशन एज के नाम से, जो कि था 1660 से 1685 तक। तो कह सकते हैं जो चार्ल्स सेकेंड था इसने इंग्लैंड में 1660 से 1685 तक शासन किया था। फिर आया जेम्स सेकेंड, मतलब जेम्स फर्स्ट ने जेम्स सेकेंड इसने शासन किया था 1685 से 1688 तक। ये था चार्ल्स सेकेंड, इसने किया था 1660 से 1685 तक, लेकिन जेम्स सेकेंड आया, इसने शासन किया था 1685 से 1688 तक। और उसके बाद मैरी सेकेंड आई थी, इसने शासन किया था 1689 से 1694 तक शासन किया था। और न्यू क्लासिकल एज, उसके बाद क्या आता है? जो न्यू क्लासिकल एज में है उसी में आता है रेस्टोरेशन एज। तो 1660 से 1798 तक ये चला था न्यू क्लासिकल एज। तो ये हमने अब तक इतना रिवीजन किया था
कि न्यू क्लासिकल एज, जिसमें हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम किसे, रेस्टोरेशन एज के लिए। यहाँ तक हमने स्टडी पहले ही कर लिया था, लेकिन आज की वीडियो में हमने इसे डिस्कस किया था कि 1660 से 1700 तक चला था रेस्टोरेशन एज। उसके बाद आता है ऑगस्टन एज, उसके बाद आता है ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज जो है ये चला था 1700 से लेकर 1745 तक। उसके बाद ऑगस्टन एज जो शुरू हुआ था, ऑगस्टन एज स्टार्ट्स हुआ था विद द रीन ऑफ एनी। उसमें एनी का शासन था। अब एनी कौन है ये? एनी जो है डॉटर ऑफ डबल लिख गया, डॉटर ऑफ जेम्स सेकेंड। जो जेम्स सेकेंड था उसकी पुत्री थी एनी, और इसने शासन किया था 1702 से 1714 तक। उसके बाद शासक आते रहे, जैसे कि उसके बाद आया जॉर्ज फर्स्ट के बाद आया जॉर्ज सेकेंड। जॉर्ज सेकेंड जो था जॉर्ज फर्स्ट का पुत्र था, और जॉर्ज जो फर्स्ट था वह एनी का कजिन था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनी का शासन था 1702 से 1714 तक। फिर आया था जॉर्ज फर्स्ट, वो था इसका एनी का कजिन। उसके बाद आ गया जॉर्ज सेकेंड, वो था जॉर्ज फर्स्ट का पुत्र। ये सब थे किंग ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के सभी पुत्र थे। अब हम ये देखते हैं कि व्हाई इज इट कॉल्ड ऑगस्टन एज। ऐसा क्या है कि इस एज के लिए ऑगस्टन एज पुकारा जाता है, कि इसे ऑगस्टन एज कहा क्यों जाता है, जो कि 1700 से लेकर 1745 तक था। तो इसमें क्या हुआ था कि जो अलेक्जेंडर पॉप थे, ऑगस्टन एज की बात चल रही है कि ऑगस्टन एज में जो अलेक्जेंडर पॉप थे, ये सबसे मेन राइटर थे, सबसे फेमस राइटर थे अलेक्जेंडर पॉप, जो कि जाने जाते हैं सैटायर के लिए। और स्पेशली इनका जो मॉक इपिक है द रेप ऑफ द लॉक, अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में आगे, उसके लिए जाने जाते हैं। तो अलेक्जेंडर पॉप बाज द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ दिस एज। इस एज के अलेक्जेंडर पॉप सबसे फेमस राइटर हैं। उन्होंने कॉपी किया था किसे? होरेस एंड वर्जिल। जो होरेस और वर्जिल जो राइटर थे, महान राइटर थे उस समय के, इन दोनों को, उस समय के नहीं बहुत समय पहले के, जो उसमें राजा का शासन था ऑगस्टन, उसके, तो इसने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। क्या मतलब? जो अलेक्जेंडर पॉप था, ये जो है ऑगस्टन एज का सबसे फेमस राइटर था, और इसने जो है होरेस एंड वर्जिल इनकी राइटिंग को कॉपी किया था, उन्हें ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। होरेस और वर्जिल ये जो राइटर थे या पोइट थे, होरेस एंड वर्जिल, ये द पोइट्स थे किसके? इन द टाइम ऑफ द एम्पर ऑगस्टस। जो ऑगस्टस राजा था, शासक था, रोमन शासक, जिसे ऑक्टेवियस सीजर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो था ऑगस्टस, ये एक शासक था उस समय। तो जिस समय की ये बात है, करीब 14 BC लगभग, कंफर्म नहीं है पूरा, उस समय की ये बात है जब राजा ये शासन करता था। उस समय पोइट हुआ करते थे होरेस एंड वर्जिल। तो अलेक्जेंडर पॉप ने इस होरेस और वर्जिल को कॉपी किया, इनकी राइटिंग को कॉपी किया, और एक नया ट्रेंड दिया उन्हें। जब उनकी राइटिंग को इसने कॉपी किया था, और ये जो पोइट थे, वो पोइट थे ऑगस्टस राजा के समय के, इसलिए इस एज को कहते हैं ऑगस्टस या ऑगस्टन एज। तो कह सकते हैं देयर केम अ ग्रेट ट्रेंड। जब ये एज आया था ऑगस्टन एज आया था, तो बहुत बड़ा ट्रेंड आया था किसका? सैटायर लिखने है, सैटायर लिखने का बहुत बड़ा ट्रेंड आया था ऑगस्टन एज में। इन दिस एज नॉवेल वर आल्सो रिटन इन दिस एज। और जो नॉवेल लिखने का ट्रेंड आया था, नॉवेल भी यहीं से स्टार्ट हुए थे, क्योंकि पिले जो थे लगभग सभी लुप्त होने वाले थे, उसमें ट्रेंड आया नॉवेल का। तो बात करें राइटर्स की, तो जोनाथन स्विफ्ट जो थे, जोनाथन स्विफ्ट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉवलिस्ट कह सकते हैं ये थे उस समय के। ये थे एक नॉवलिस्ट, और जिन्होंने लिखा है गुलिवर्स ट्रेवल्स। ये एक नॉवल है गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये लिखा है जोनाथन स्विफ्ट ने। और उसके बाद दूसरे थे जिनका नाम था डेनियल डेफो। डेनियल डेफो जो थे, इन्होंने ये डेनियल डेफो ने लिखा था रॉबिन्सन क्रूसो, लिखा हुआ है रॉबिन्सन क्रूसो लिखा था इन्होंने, जिसका नाम है, इसके राइटर जो हैं डेनियल डेफो।
और ये फर्स्ट नॉवेल ऑफ इंग्लिश का फर्स्ट नॉवेल है। उसके बाद नाम आता है अलेक्जेंडर पॉप का। अलेक्जेंडर पॉप जो कि एक बहुत बड़े सैटारिस्ट थे, इन्हें जाना जाता है सैटार्स के लिए, नोन फॉर सैटार, सैटार के लिए इन्हें जाना जाता है। और इनका जन्म हुआ था 1688 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1744 में। मतलब 1688 में पैदा हुए थे, 1744 में मर गए थे। उसके बाद इनका जो एक मॉक एपिक पोइम है जिसका ना टाइटल है द रेप ऑफ द लॉक। ये मॉक एपिक है, कई बार एग्जाम पूछा गया है ये। तो रेप ऑफ द लॉक क्या है? मॉक एपिक। और ये पब्लिश हुआ था किसमें? लिंटोट्स के मिसलेनियस पोइम्स एंड ट्रांसलेशन, इसमें ही पब्लिश हुआ था 1712 में। ये हाई वर्लेस्क्यू है, बहुत बड़ा कह सकते हैं हास्य। और ये पब्लिश किस तरह से हुआ था? 2 कैंटोज, इसके 5 कैंटोज थे सभी। जब 2 कैंटोज में ये आया था, कैंटोज से एक भाग होता है, तो इसमें थी 334 लाइन्स। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि कितने मतलब 2 कैंटोज में ये आया था तो उसमें लाइन कितनी थी? तो 2 कैंटोज में जब ये आया था तो 334 लाइन्स थी और 1712 में पब्लिश हुआ था। जब ये 5 कैंटोज में आया था तब इसमें लाइन थी 794 और तभी पब्लिश हुआ था 1714 में। और बात करें इसके राइटर्स की, तो इसके जो दूसरे राइटर्स हैं और कह सकते हैं ऑगस्टन एज के जो राइटर्स हैं, जैसे कि जोसेफ एडिसन है, ये बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं, बहुत फेमस नॉवलिस्ट हैं। सैमुअल रिचर्डसन हैं और थॉमस स्टेर्न हैं, हेनरी फील्डिंग है, ये सभी राइटर्स हैं ऑगस्टन एज के। तो ये था डिस्कशन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया क्लासिकल एज का जो सेकेंड पार्ट है ऑगस्टन एज के बारे में। इससे पहले डिस्कस किया था रेस्टोरेशन एज के बारे में। और जैसा कि इस बात को आप ध्यान रखें, जैसे कि क्वीन एलिजाबेथन एज है, इसने शासन किया था 1558 से 1603 तक। फिर जेम्स फर्स्ट आया, इसने 1603 से 1625 तक। चार्ल्स फर्स्ट आया 1625 से 1649 तक। इन एज को किया जाना जाता है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस कई बार आए हैं कि 1625 या 1649 की एज को किया जाना जाता है, या ये पूछ लेते हैं जैकोबिन एज कब से कब तक चला था। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।